हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल की जो वीडियो थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा कंडक्ट करवाया गया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं उस वीडियो में। आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन बनने के फुली चांसेस हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर उस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। तो प्लीज़ आप वीडियो जो है वो ज़रूर जाके देखिएगा। डिटेल में मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। क्लियर? कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो सबसे पहले कब कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ ये मेरे को आंसर इसका बताइएगा ज़रूर कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन से ईयर में सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको कोई भी उस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है भी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेटर ट्राइपालैंड की। ग्रेटर ट्राइपालैंड क्या है? क्योंकि हाल ही में ही त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ के जो आदिवासी संगठन है उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो स्वदेशी समुदाय हैं, ठीक है, उनके लिए एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, जिसको बोला गया है ग्रेटर ट्राइपालैंड। ठीक है, कि अलग राज्य एक बनाया जाए जिसका नाम होगा ग्रेटर ट्राइपालैंड। तो उसको आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो रिसेंटली ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है तो उनके लिए जो है ग्रेटर ट्राइपालैंड वहाँ उस रीजन में बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की, जो अलग अलग पॉलिटिकल्स पार्टी हैं वो साथ में मिलके आई। ठीक है, जिसको बोला गया तिपरा मोथा। ठीक है, यानी कि जैसे त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल जो अलायंस है और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये साथ में मिलकर ये पार्टीज आई जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं इसको लेके। पार्टीज़ की डिमांड है कि जो सेपरेट स्टेट बनाने की बात की जा रही है जिसका नाम है ग्रेटर ट्राइपालैंड, ठीक है, वो इंडिजीनियस कम्युनिटी के लिए बनाया जाए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें, ये जो मुद्दा देखने को मिल रहा है और ये चाहते हैं कि सेंटर जो है उनकी ये जो अर्ज इनके द्वारा किया गया है वो एक्सेप्ट कर ली जाए, जो सेपरेट स्टेट है। क्योंकि आर्टिकल 2 जो है उसमें भी ये बात रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 2 जो है ये फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है आर्टिकल 1 to 4 आपको देखने को मिलेगा। उसी में ही आपको आर्टिकल 2 है, उसमें स्टेट की बात की जाती है। और जो 19 नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स कर रखी हैं त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरीज, अक्का, त्रिपा और त्रिपाई स्टेट जो है, ठीक है, ये लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं त्रिपुरा स्टेट में। अगर सेंसस 2011 के हिसाब से हम देखें तो एटलीस्ट 5.92 लाख त्रिपुरीज है त्रिपुरा स्टेट में। ठीक है, उसके बाद ब्रू है। ब्रू कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ब्रू और रियांग कम्युनिटी ये जो है 1.88 लाख है। ठीक है, और जमातियास जो कम्युनिटी है 83,000 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरीज कहाँ पे पाई जाती? त्रिपुरा में पाई जाती है। ब्रू कम्युनिटी भी त्रिपुरा में पाई जाती है, जमातियास भी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अनुसार इतनी पॉपुलेशन है ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा जो है यहाँ पे रूल रहा किसका? मानकीय डायनेसिटी का। कब? 13th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ? साइन किया गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया, फिर एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं एक प्रकार का, इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1949 में। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो हमारी कंट्री को यूनाइट करने के लिए ये चीज़ें जो रखी गई थी, प्रिंसली स्टेट्स भी हमारी कंट्री के साथ मिल गई थी, क्योंकि उनके सामने ऑफर रखा गया था कि हमारी कंट्री को ज्वाइन कर लें या फिर आप पाकिस्तान के साथ चले जाएँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। फिर हमारी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रिंसली जो स्टेट्स थी और उसमें से माणिक्य डायनेस्टी भी जो थी, तो उन्होंने साइन कर लिया एक एग्रीमेंट 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और डिमांड भी यहाँ पे रखी गई, एंजाइटी शो इंडिजिनियस जो स्पेशली कम्युनिटी थी, ठीक है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके डेमोग्राफिक जो रीजन था स्टेट का वो भी चेंज होता दिख रहा था। उसके कारण जो माइनॉरिटीज़ थी त्रिपुरा स्टेट की वो भी कम हो गई। ठीक है,
उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हुआ स्पेशली बंगालीज का ईस्ट वाइल, जब ईस्ट पाकिस्तान बिटवीन 1947-1971, यानी कि जब 1971 में वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो क्या बोला जाता था उसको, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, जैसे ये बांग्लादेश है, ठीक है, इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। तो 1971 में इसको आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान से इंडिया और चाइना की वॉर हुई। उसके बाद ये न्यू कंट्री निकल के आई जिसका नाम बांग्लादेश था। बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री कौन थी, वो थी भूटान, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था कि अब न्यू कंट्री आई जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। इसके कारण जो बंगालीज थे वो भी डिस्प्लेस हुए, ठीक है, वॉर के कारण। कुछ जो त्रिपुरा में आ गए, कोई अलग स्टेट में चला गया, कोई असम में चला गया, तो ये सिचुएशन भी देखने को मिली इसके दौरान, ठीक है। उसके अलावा 63.77% अगर बात करें 1881 में थे, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो घट के कितनी हो गई 2011 में 31.80%। तो देखो कितना डिफरेंस देखने को मिला, क्लियर। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ यहाँ पे इस रीजन में, क्लियर। नियरली अगर बात करें त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ कितनी बाउंड्री टच करती है, 860 किलोमीटर त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। और अगर बात करिए कॉन्फ्लिक्ट जो था बांग्लादेश में, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ा। उसके अलावा बात करें अदर डिमांड्स क्या थी नॉर्थ ईस्ट की, कि ग्रेटर नागलेरियम बने पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर, असम और म्यांमार को निकाल के, ठीक है, यानी कि ग्रेटर नागलेरियम बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का निकाल के, कुछ पार्ट मणिपुर का निकाल के, और कुछ पार्ट क्या हो असम का और म्यांमार का, ठीक है। अब बोडोलैंड, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, बोडोलैंड अलग स्टेट बनाया जाए, इसकी भी मांग है। ये असम का जो मुद्दा है ये देखने को मिला। ट्राइबल ऑटोनॉमी जो है, यानी कि जो मेघालय में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि हमारी अलग ऑटोनॉमी हो, मेघालय रीजन से अलग राज्य निकल के आए। तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। बट आप लोगों को याद रखना है कि ग्रेटर जो नागालियम है ये किस किस पार्ट को अलग करके एक नया राज्य बनाने की यहाँ पे बात की गई है। बोडोलैंड का मुद्दा कहाँ पे है, और ट्राइबल ऑटोनॉमी जो मेघालय की, ये तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है ग्रेटर त्रिपालैंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी कंडीशन जो है, जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा की। अगर बात करें तो एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अगर त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा जो है ये मिजोरम को टच करता है, ठीक है, और यहाँ से असम की बाउंड्री टच करती है। और बांग्लादेश की तो आपको बता ही दी, 860 किलोमीटर जो है त्रिपुरा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर इस आर्टिकल की रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कला संस्कृति विकास योजना। अब कला संस्कृति की बात करें तो कला जो है, कल्चर जो है, ठीक है, हमारी संस्कृति जो है उसको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्योंकि हाल ही में ही संस्कृति जो मंत्रालय है उनके द्वारा कला संस्कृति विकास योजना के तहत स्पेशली जो बौद्ध और तिब्बत संस्कृति है उनकी कला जो है उसके विकास के लिए फाइनेंशियली जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसके तहत एक योजना भी शुरू की गई है जिसका नाम है कला संस्कृति विकास योजना, ठीक है। इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल जो सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी स्पेशली जो वॉलेंट्री बुद्धिस्ट है और तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, उनको स्पेशल, ताकि यहाँ की जो कला है स्पेशली बुद्धिस्ट और तिब्बतन की उनको प्रमोट किया जा सके नेशनल लेवल पे, ठीक है। और फंडिंग जो इनको दी जाएगी 30 लाख पर ईयर दी जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। अगर बात करें कला संस्कृति विकास योजना जो है ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, जैसे अम्ब्रेला जो है, ठीक है, उसके अंडर क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम जो है उसको सब्ज्यूम कर देते हैं, ठीक है, तो वो अम्ब्रेला स्कीम कहलाती है, क्लियर। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा ताकि कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई है, और ये जो कला संस्कृति विकास योजना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री भी ऑब्वियसली कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज के टाइम में मिनिस्टर कौन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में, ये बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। प्रमोशन अगर बात करें कि इसके तहत प्रमोट किया जाएगा स्पेशली आर्ट को, कल्चर को हमारी कंट्री में, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है।
सेंट्रल सेक्टर क्या रहती है कि जितना भी पैसा जाएगा, फंड जाएगा, वो सेंटर की तरफ से जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या रहती है, जितना भी फंड होगा सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिनिस्ट्रीज जो है ये इम्प्लीमेंट करेंगी इसके तहत अलग अलग स्कीम्स, किसके अंडर, जो कला संस्कृति विकास योजना है उसके अंडर ग्रांट दी जाएगी, सैंक्शन अप्रूव किए जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे लाए जाएंगे, एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, जैसे कि कुछ स्कीम जो है यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल का मतलब क्या रहता है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी कि जिसको हम छू ना सके, टेंजिबल है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को कैसे हमने सेव करके रखना है, एम क्या है इसका कि प्रमोट करना हमने स्पेशली जो 13 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है हमारी कंट्री में जो रीऑर्गेनाइज करवाए गए यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या रहती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िएगा जाके, यूनेस्को के बारे में, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, फाउंड कब किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी है ताकि आप लोगों की रिविजन भी हो जाए। तो इंडिजीनियसली इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008। ठीक है, रामलीला एंड द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण 2008, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में इसको दर्जा दिया गया। रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयस 2019 में इसको दर्जा दिया गया। मेदियातु रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला 2010। कालबेलिया फोक सॉन्ग, कालबेलिया कहाँ गया, राजस्थान का। ठीक है, 2010 में इसको दर्जा दिया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया यूनेस्को के द्वारा। छाऊ डांस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है, 2012 में। संकीर्तना रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग मणिपुर 2013। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग दी थात्रियाज ऑफ जंदियालाज गुरु पंजाब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पंजाब से बिलोंग करता है तो ये याद रखिएगा। 2014 में इसको यूनेस्को के द्वारा रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो योगा 2016 में इसको एड ऑन किया गया। नावरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा इसको, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि हाल ही में ही पब्लिक अकाउंट कमेटी को 100 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो रिसेंटली ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 साल पूरे होने पे ये न्यूज़ में है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी में से एक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं, फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, एडहोक कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी में क्या आ जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो हम इसके बारे में बात करें। एस्टिमेट कमेटी आ जाती है। स्टैंडिंग कमेटी में क्या आता है, जैसे कमेटी बनाई जाती है रेलवे या हेल्थ स्पेसिफिक इशू के ऊपर। एडहोक कमेटी क्या रहती है, ये टेम्परेरी कमेटी होती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। सिलेक्ट ऑन जैसे जीएसटी, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे बिजनेस रिलेटेड हो गया, एडवाइजरी कमेटी, रूल्स एंड प्रिविलेजेस से। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल कमेटीज़ में से जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अदर 2 एस्टिमेट्स कमेटी जो है, जैसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है, ठीक है, तो इसको किस आर्टिकल के तहत फॉर्म किया जाता है, आर्टिकल 105 के तहत। ठीक है, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। आर्टिकल 118 के तहत अगर बात करें, पार्लियामेंट्स की जो अथॉरिटी है, जो रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है प्रॉपर जो प्रोसीजर के तहत, एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1921 में किया गया था, यानी कि आज़ादी से भी पहले। ठीक है, आफ्टर जो फर्स्ट मेंशन किया गया था, इसको कहाँ पे किया गया था, किसके तहत मेंशन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसको मेंशन किया गया। इसको क्या बोला गया, मॉन्ट फॉर रिफॉर्म भी बोला गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसको अब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, हर साल किया जाता है अंडर रूल 308 रूल के अंडर। ठीक है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अगर बात करें कमेटी के चेयरमैन कौन रहते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इंपॉर्टेंट ये है, इनको अपॉइंट कौन करता है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में कौन है, ओम बिरला है। ठीक है,
तो कमेटी जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो ये ओनली मेक डिसीजन एडवाइजरी बाय नेचर, ठीक है, एडवाइजरी बाय नेचर है, ठीक है, एडवाइस देने का काम करती है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ओके। तो प्रेजेंटली अगर देखें तो 22 मेंबर्स इसमें टोटल देखने को मिलते हैं। 50 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा स्पीकर के द्वारा, 7 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। टर्म जो रहती है इनकी ओनली 1 ईयर रहती है, क्योंकि हर साल ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, क्लियर। और ये क्या काम करती है, इनका पर्पस क्या रहता है कि पता लगाने का काम करते हैं कि मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे यूज़ की गई है, ग्रांटेड की गई है, उसका सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो कैग की रिपोर्ट भी निकल के आती है, उसको भी इनके द्वारा रिव्यू किया जाता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के द्वारा बाय द पार्लियामेंट है दी स्पेंड बाय द फॉर्मर विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड और नॉट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये रिस्ट्रिक्ट है कोई भी मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है, जो इलेक्टेड किया जाता है एज अ मेंबर, ठीक है। फंक्शन क्या है इसकी कि एग्जामिन करना कि जो अकाउंट्स इनके द्वारा शो किए गए हैं, अप्रोप्रिएशन, ठीक है, जो ग्रांट दी जाती है हाउस के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, कितना खर्चा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट जो है गवर्नमेंट को, उसमें से कितना खर्चा हुआ है। उसी के साथ साथ जो रिपोर्ट भी निकल के आती है कैग की, कैग जो है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है, तो ये बताइएगा मेरे को, ठीक है, बहुत बार रिवाइज भी करवाया मैंने। तो कैग जो है ये भी क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो रहता है गवर्नमेंट का, कमेटी क्या करती है, एग्जामिन करती है वेरियस जो ऑडिट रिपोर्ट्स रहती हैं, स्पेशली जो कैग लेके आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है गवर्नमेंट के उनके द्वारा, ठीक है, और अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमियस बॉडीज, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बात अभी की जा रही है, आर्मी ऑपरेशन जो चलाया गया नागालैंड में, उसके तहत क्या हुआ, 15 जो सिविलियंस थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो हम लोगों के लिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग नागालैंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागालैंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से निकल के आता है, यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो मणिपुर की बाउंड्रीज को टच करती है, अरुणाचल प्रदेश की, असम की, और यहाँ पे म्यांमार की। अभी हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये नागालैंड में किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी इसी मंथ देखने को मिला, दिसंबर के मंथ में। तो उसी दौरान ये सारी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जो आर्मी ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो आर्मी ऑपरेशन क्यों चलाया गया, ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहना। बट नागालैंड के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इंताकी नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, मॉनसूनल ड्राइव क्लाइमेट देखने को मिलता है। और नागालैंड जो है इसको असम से निकाला गया, कब निकाला गया, कब फॉर्मेशन हुआ, 1963 में, ठीक है। तो नागालैंड का स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट हम करते हैं, ये आप बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो बिहार और केरला में जो कोविड-19 के डेथ टोल हैं काफ़ी ज़्यादा हाई, यानी कि राइज हो रहे हैं केसेस, लोगों की डेथ देखने को मिल रही है। फर्टिलिटी काउंट की अगर बात करें, 2426 रिकॉन्साइल किया गया कोविड-19 डेथ जो देखने को मिली बिहार में, 445 पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और चार्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे शो किया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉन्साइल डेथ जो हुई बिहार में, ठीक है। पटना में सबसे ज़्यादा हुई, उसके बाद वैशाली, ठीक है, सबसे कम ईस्ट चंपारण, ठीक है, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 स्पेशली जो ओमिक्रॉन जो वायरस अभी आ रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिसने डोजेज़ नहीं ली हैं अपने, प्लीज़ अपने डोजेज़ जो हैं उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जो इसका काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 मोर ओमिक्रॉन केसेस जो है डिटेक्ट किए गए हैं इंडिया में, ठीक है, 17 और केसेस आ गए हैं, 9 जयपुर में, 7 पुणे में। 37 ईयर ओल्ड फुली वैक्सीनेट मैन जो है, जो अराइव किए थे दिल्ली में फ्रॉम तंजानिया से, ठीक है, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ की फर्स्ट वुमेन थी जो साइकेट्रिस्ट थी, ठीक है, जिनका नाम था श्रद्धा मेनन। हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 98 ईयर की एज में ये
दुनिया को छोड़ के चले गए, ठीक है। इनके द्वारा फाउंड किया गया शेचोफेरिना रिसर्च जो फाउंडेशन है 1984 में। तो ये याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट थी जिनका नाम था श्रद्धा मेनन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है उड़ीसा में जो जावेद साइक्लोन देखने को मिला, ठीक है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो साइक्लोन है जावेद, इसका नाम कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है? सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ जो है ये क्या करते हैं, लिस्ट ऑन करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो साइक्लोन्स के अलग अलग नाम देगी, ठीक है। तो ये जो है जावेद किसके द्वारा दिया गया? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीवियर वेदर वार्निंग जो है आईएमडी के द्वारा दी जाती है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग वार्निंग दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जो ग्रीन है नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, यानी कि अभी नॉर्मल है सारी चीज़ें। येलो जो वार्निंग है थोड़ा अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई अलर्ट हो जाओ, सिचुएशन जो है वो ख़राब होने वाली है। यहाँ पे अभी ऑरेंज अलर्ट किया गया है, ठीक है, यानी कि सतर्क हो जाओ, सिचुएशन जो है वो अभी ख़राब होगी, ठीक है। तो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के द्वारा, यानी कि जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने निकल के आती हैं। रेड जो है रेड अलर्ट, यानी कि अब जो है पानी सिर से ऊपर उठ चुका है, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेजर्स इसके तहत लिए जाते हैं। तो ये जो है ये वार्निंग आप लोगों ने याद रखनी है, मैचअप्स के लिए आ जाता है, आईएमडी के द्वारा ये इशू की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें साइक्लोन जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें अमेरिका में, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में हुरिकेन बोला जाता है। हमारी कंट्री में यानी कि एशिया में इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जापान वाले रीजन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैचअप्स के लिए आ भी चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा इसको, आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है असम पोर्टल के जो एडिटर थे, ठीक है, उनको सेडिएशन के मामले में गिरफ्तार कर दिया गया है, ठीक है। यानी सेडिएशन के चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए हैं। सेडिएशन का मतलब यही है, ठीक है। सेडिएशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लॉ हो जाता है हमारी कंट्री में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको इनेक्ट कब किया गया? 17वीं सेंचुरी को इनेक्ट किया गया। ओरिजिनली इसको ड्राफ्ट कब किया गया था? 1837 में इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था बाय थॉमस मैकॉले के द्वारा, ठीक है। फिर ओमिट किया गया इसी के साथ साथ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड को 1860 में ओमिट किया गया। सेक्शन 124, अगर सेक्शन 124 ए की बात करें तो इसी के साथ इंसर्ट किया गया, ठीक है। सेडिएशन लॉ भी 1870 में बाय अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। सेडिएशन जो है ये क्राइम की कैटेगरी में आता है अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें बेल मिलना नामुमकिन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसी भी अगर व्यक्ति के ऊपर सेडिएशन के चार्जेस लगते हैं तो उसका वीज़ा जो है वो भी जब्त कर लिया जाता है, गवर्नमेंट जो जॉब है वो भी उसकी चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश टाइम का, ये जब ब्रिटिश रूल करते थे हमारी कंट्री में तब का ये लॉ है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस करने की बात की जाती है कई बार, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आई होप, मैं बोलती हूँ कि आई होप यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आएंगे इस लॉ को लेके, क्योंकि बहुत पुराना लॉ है तो चेंजेस लाने की ज़रूरत भी है, ठीक है। यहाँ पे अनीमिया यानी कि खून की कमी जो बच्चों में देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुई। सबसे ज़्यादा राइज हुई गुजरात में, हाईएस्ट शेयर देखने को मिला अनीमिया का बच्चों में, स्पेशली 79.7% जो एज थी 6 से लेके 59 तक, ठीक है। यानी कि बच्चे जो हैं, जवान जो हैं, एडल्ट जो हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो मेजर स्टेट्स जो हैं यानी कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट इंक्रीज शेयर ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं कि पंजाब में कितना है, ठीक है, राजस्थान में, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख वाले रीजन में 92.5% है। सबसे ज़्यादा अनीमिया की जो प्रॉब्लम है बच्चों में लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलती है, जो आज के टाइम में हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को
एक नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक अलग सी A4 शीट में ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो इकट्ठे करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोर देन 60% जो चिल्ड्रन है अनेमिक, यानी कि 60% खून की कमी जो बच्चों में देखने को मिलती है रूरल और अर्बन वाले एरिया में, यानी कि गाँव वाले एरिया में और शहर वाले एरिया में। क्लियर? तो यहाँ पे जो है अर्बन एंड रूरल एरिया में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हेल्थ की, स्पेशली विलेज लेवल पे हेल्थ की फैसिलिटी बहुत कम है, ठीक है। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर डिस्पेंसरी है भी है तो, ठीक है। प्रॉपर मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है कई कमियों के कारण जो है तो बच्चों में अनेमिक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो किसी भी आर्टिकल के रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल की वीडियो जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से रिकॉर्डिंग जो मैंने बनाई थी उसको ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। तो डिटेल में मैंने सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ओके। तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।